हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेली टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ माई क्रिमिनल लवर एपिसोड 1 इंट्रोडक्शन। हीरो रियान कुमार दुनिया के नज़र में एक आम आदमी, पर उसका एक और चेहरा है जिसे वो दुनिया से छुपा रहा है, और आदमी की तलाश मुंबई पुलिस को कई सालों से है। हीरोइन पूजा शिन दुनिया के लिए कड़क पुलिस वाली, पर जिसे वो पसंद करती है उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। रोहित पूजा का दोस्त और उसका सीनियर पुलिस वाला, पर नाम का। सपना रियान की मुंह बोली बहन। पूजा की फैमिली में उसके मॉम डैड नानी छोटा भाई है बस। बाकी लोग को के नाम और उनके किरदार आपको आगे पता चल जाएगा। अंडरस्कोर एक पुरानी फैक्ट्री में एक आदमी काले कपड़े पहने हुए अपने हाथ में एक लोहे का डंडा लिए खड़ा था। उसके आंखों में एक आग जाल रही थी जो सब कुछ अपने अदन जलाकर राख करना चाहती थी। उसके आगे कई सारे आदमी और बीच में एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो उसे ही घूरे जा रहा था। उसके पास एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो सामने खड़े लड़के को हैरानी से देख रही थी। बिग माउथ, तुमने मेरे सारे बिजनेस खत्म किया, मेरा करोड़ों का माल पुलिस को पकवाया था, तो उसके बदले मैंने बस तुम्हारी वाइफ के साथ मजे करके उसे मार डाला। इसमें मैंने क्या गलत किया? और तुम्हें उससे इतना ही लगवा था तो ये लड़की तुम वो दे सकती है जो तुम्हें तुम्हारी वाइफ से मिलता था। इतना बोल वो अपने पास खड़ी लड़की को देखता है तो वो लड़की सामने खड़े इंसान को तरफ आंख मारकर बोली, मैं तो कब से तैयार हूँ इसके सीने से चिपकने को। बिग माउथ, आई लव यू, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। भूल जाओ अपनी वाइफ को और मुझे अपने सीने से लगा लो। उस लड़की को बात सुनकर कुर्सी पर बैठा आदमी बोला, देखो इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा, मुझसे हाथ मिला लो। बिग माउथ, हम मिल गए तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे और इससे शादी करके अपने आप को शांत कर लेना। वो लड़की मुस्कुराकर सामने खड़े लड़के को देख रही थी, लेकिन उस लड़के के चेहरे के भाव चेंज नहीं हुए थे और वो अपने हाथ में लिए डंडे को एक एक से सभी की तरफ करके बोला, आज तुम लोगों को पता चलेगा कि शेर शांत है तो उसे परेशान नहीं करते। अब यहाँ मौत का गंदा खेल होगा जिसे कोई देख भी नहीं पाएगा। मेरे प्यार को खत्म करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसे सुनकर वो कुर्सी पर बैठा आदमी उदास होकर गहरी सांस लेकर बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा, अपनी वाइफ के लिए मरना है तो शौक से मारो। इतना बोल वो अपने आदमियों को इशारा करता है तो एक साथ करीब 8 से 9 आदमी सामने खड़े इंसान को मारने के लिए भागते हैं। रॉकी, मत करो इस प्लीज, मैं उसे अपने प्यार से समझा सकती हूँ। वो लड़की अपने पास बैठे आदमी से बोली तो वो आदमी बोला, मोहिनी वो खुद मरना चाहता है तो मैं क्या करूं? मैंने तो उसे कितने मौके दिए थे पर उसे मरना है तो मैं क्या कर सकता हूं? वो आदमी जिसका नाम रॉकी था वो बोला, और फिर दोनों सामने देखते हैं तो उसके आदमियों ने उस लड़के को घेर कर खड़े हो गए थे और फिर उन लोगों के देखते ही देखते शुरू हो जाता है मौत का खेल। वो लकड़ा किसी आलू प्याज की तरह सभी को काट रहा था। खून आसपास गिरने लगता है जिसे देख रॉकी और वो लड़की मोहिनी बस देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद वहां लाशें और खून ही खून था और लड़का अपने घुटनों के बल बैठकर लंबी लंबी सांसें लेकर बैठा हुआ था। उसका पूरा शरीर खून लाल हो चुका था, उसके सिर में भी सिर खून निकल रहा था। सच में ये किसी मौत के खेल से कम नहीं था। रॉकी की हालत खराब होती है और वो खड़ा होकर भागने लगता है। वो लड़की मोहिनी डर के वजह से कुर्सी के पीछे छुप जाती है। वो लकड़ा जिसे बिग माउथ बोल रहे हैं वो एकदम से खड़ा होता है और हवा की गति के साथ रॉकी के सामने आकर बोला, तूने मेरी तनु के साथ रेप किया और उसे बुरी तरह मार दिया, भूल गया था कि उसके बाद तेरा हाल क्या होगा? रॉकी के हाथ पैर कांप रहे थे और उसी समय उसके सिर में एक डंडा पड़ता लोहे का तो वो वही बेहोश कर गिर पड़ता है। पर उस लड़के का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और वो उसे उसे मार देता है और उसके खून से अपने हाथ रंग कर वही घुटनों के बल बैठकर जोर से चीख कर तनु नाम लेता है और फिर बेहोश होकर वही गिर पड़ता है। वो लड़की मोहिनी ये नज़ारा देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और वो पीछे के रास्ते भाग जाती है। आगे का डोर खोलकर कुछ लोग अंदर आते हैं और वे लोग ये नज़ारा देख शॉक होते हैं और वे आगे खड़ा आदमी जो करीब 40 साल का होगा वो उस लड़के के पास आकर उसे चेक कर बोला, छोटे साहब अभी जिंदा है, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। 1 साल बाद मुंबई शहर सिंह विला घर में सभी लोग हॉल में नाश्ता कर रहे थे। तभी एक लड़की ऊपर से सीढ़ियों से पुलिस की वर्दी पहने नीचे आने लगती है और जाकर अपने लिए कुर्सी निकालकर पर बैठने लगती है। तभी सामने बैठ आदमी जिनकी उम्र लगभग 42 से 45 के करीब होगी और उस लड़की लेडी पिता है मिस्टर राजीव सिंह, और वो सामने कुर्सी पर बैठकर नाश्ता शुरू कर रही लड़की को देखकर बोले, तुम्हें कल एक लड़के से मिलने जाना था, मैंने तुम्हें बोला था कि उस लड़के से मिलकर उसे डेट करके देखा, क्या तुम गई थी उससे मिलने उस जगह? पर वो लड़की कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी।
ये देख राजीव जी अपने पास बैठी अपनी वाइफ से बोले, देख रही है आप इस लड़की को, ये किस तरह मुझे और मेरी बताओ को इग्नोर कर रही, इस आपके प्यार ने बिगड़ दिया है। जिसे सुनकर राजीव जी की वाइफ सुषमा जी अपनी बेटी को देखकर बोली, पूजा डैड कुछ पूछ रहे हैं ना। अपनी मां की बात सुनकर पूजा गहरी सांस लेकर अपने हाथ में लिए निवाले को वापस प्लेट में रखकर बोली, सुन रही हूं मॉम, पर आप लोगों को मेरा जवाब पता है ना कि मुझे शादी नहीं करनी और अमीर बाप की औलाद से बिल्कुल भी नहीं। जिसे सुनकर राजीव गुस्से से बोले, क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी, और क्या खराबी थी कल वाले लड़के में, अरे वो अकेले ही अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा है और अच्छा परिवार, फिर क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी उससे। पर पूजा को फिर से खुद की बात को इग्नोर करता देख राजीव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और हाथ में लिए चमचे को जोर से नीचे फेंक कर बोले, पूजा बस बहुत हुआ तुम्हारा, तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खाई क्या। अरे जब मैंने तुम्हें बोला कॉलेज के बाद की बेटी अब तुम मेरे साथ बिजनेस करो, तब तुमने मेरी बात ना मानकर एक पुलिस की नौकरी करने लगी जिसमें कोई इज्जत नहीं है, पर तुम्हें करनी थी तो चलो मैंने तुमसे कुछ नहीं बोला, पर अब मैं तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं होने दूंगा। पूजा तो चुपचाप तुम आज उस लड़के से मिलने जाना और उसके डेट पर भी जाना, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा, समझी तुम। राजीव कुर्सी से खड़े होकर गुस्से से बोले। जिसे सुनकर सुषमा जी अपने पति को बैठने का इशारा करती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके पति ने उनकी जिद बेटी को गुस्से दिला दिया, पक्का वो कुछ खाए जॉब पर चली जाएंगी। ऐसा ही होता है। पूजा अपने हाथ में ली चमचे को नीचे रख प्लेट में फिर खड़े होकर अपने डैड को देखकर बोली, अपने जो बोलना था बोल लिया, अब मेरी बात भी सुन लो डैड, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, ये मैंने कसम खाई है, और आपके पसंद के लड़के से तो बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हो, पर कोई चीज नहीं हूं जो आपके लिए किसी से भी शादी कर लूंगी। इतना बोल वो अपने माँ और दादाजी को देखकर बोली, मेरा खाना हो गया मॉम और दादाजी। इतना बोल वो पलटकर घर से बाहर जाने लगती है। जिसे देख और उसकी बात सुनकर सुषमा जी बोली, आपको क्या जरूरत जी अभी उससे शादी की बात करने की, पहले बेचारी को नाश्ता तो करने देते। जिसे सुनकर राजीव जी गुस्से उन्हें देखकर बोले, आपके इसी प्यार ने इस लड़की को बिगड़ दिया है कि अब ये अपनी जिद पूरी करती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी अच्छा और घर की इज्जत से। लेकिन मेरी बात भी आप कान खोलकर सुन लो, अगर ये लड़की मेरे दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी तो मैं इस अपनी बटी बांधने से इनकार कर दूंगा, समझिए आप। जिसे सुनकर दादाजी और सुषमा जी डोर की तरफ देखते हैं जहां पूजा के कदम रुक गए थे, तभी घर के बाहर एक लड़का बाइक रोककर पूजा के सामने से घर के अंदर आने लगता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो जिम करके आ रहा है और पूजा को देख बोला, क्या हुआ तुझे, आज फिर घर बिना नाश्ते और डैड की डांट खाकर जा रही है ना। जिसे सुनकर पूजा घूर के उसे देखती है तो वो लड़का मुस्कुराकर घर के अंदर आने लगता है, तो पूजा पलटकर जाने से पहले बोली, विक्रम भी घर पर बैठा रहता है, आप लोग इसकी शादी की नहीं करा देते अपने किसी दोस्त के लड़की से। जिसे विक्रम के कदम रुक जाते हैं और शौक होकर पूजा को देखकर बोला, क्या मेरी शादी तो पागल हो गई क्या। जिसे सुनकर सुषमा जी बोली, विक्रम ये कौन सी भाषा का उपयोग कर रहे हो तुम अपने दी के लिए। जिसे सुनकर विक्रम बुरा सा मुंह बना लेता है। पूजा नम आंखों से बोली, रहने दो माँ, इस घर में केवल सारे नियम कानून मेरे लिए, इस कोई कुछ नहीं बोलता लड़का है ना, आखिर इसी डैड का बिजनेस संभालना है मेरा, क्या मुझे दो किसी और के घर जाना है तो मेरे साथ बिजनेस करना चाहेंगे हो ना डैड। इतना बोल वो पलटकर घर से बाहर चली जाती है। जिसे सुनकर सुषमा जी दुखी होकर अपने पति को देखते हैं तो वो अपने रूम में जाते हुए बोले, आपकी वजह से ये लड़की इतना बोलने लगी है। जिसे सुनकर सुषमा जी दादाजी को देखती हैं जो इतने देर से चुप थे, वो अपने हाथ उठाकर बोले, मैं इन बाप बेटी की लड़ाई में कुछ नहीं बोलने वाला और तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम किसी एक का पक्ष ना लो, बहू और टाइम दो पूजा को, वो बहुत समझदार बच्ची है, देखना आखिर में अपने डैड की बात मान ही लेगी। उनकी बात सुनकर सुषमा जी गहरी सांस लेकर बोली, हाँ उम्मीद तो यही कर रही, बाकी देखते हैं क्या होगा। तभी विक्रम कुर्सी पर बैठकर बोला, अरे मॉम छोड़ो ना उसे, आप मुझे नाश्ता दो। जिसे सुनकर सुषमा जी उसके पास आकर उसके कंधे पर मारकर बोली, क्यों नालायक, तुझे क्या जरूरत थी पलटकर अपनी बड़ी बहन को जवाब देने की। जिसे सुनकर विक्रम बुरा सा मुंह बनाकर बोला, माँ एक दिन वो सिर्फ मुझसे 1 साल बड़ी है और अपने सुना नहीं, वो अपनी और डैड की लड़ाई में मुझे बीच में ला रही थी। अरे मैंने थोड़ी बोला था उसे पुलिस की घटिया जॉब करने को, जिसके बारे में मुझे अपने दोस्तों को बताने में भी शर्म आती है, और ऊपर से वो डैड की कोई बात भी नहीं मानती है। इतना बोल वो नाश्ता करने लगता है। सुषमा जी उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, मुझे पता बेटा, पर वो शुरू से इसी, तुझे पता है ना, तो तू ही उसकी इज्जत कर, उसे कम से कम ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम लोग उसे प्यार नहीं करते हैं।
विक्रम बोला, माँ जिसे दिन वो सही होगी और डैड गलत उस दिन में उसके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन अभी वो गलत बस तो आप इस बारे में मुझसे और कोई बात मत करो, बस सुबह सुबह में अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। जिसे सुनकर सुषमा जी गहरी सांस लेकर कुछ नहीं बोलती है। पूजा पुलिस जीप में आगे सीट पर बैठी थी और उसके पास एक हवलदार बैठकर गाड़ी चला रहा था। जीप पुलिस थाने की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में पूजा हवलदार को गाड़ी को रोकने का इशारा करती है तो वो हवलदार साइड में गाड़ी रोक देता है, जिसे देख पूजा बोली, चला तुझे पानी पूरी खिलाती हूँ। जिसे सुनकर वो हवलदार बोला, नहीं मैडम आप ही खाओ, मैं घर से भर पेट नाश्ता करके आया हूँ अपनी बीवी के हाथ का, तो मैं। लेकिन वो आगे कुछ बोलता उससे पहले पूजा उस देखती है, जिसे देखकर वो हवलदार अपने दांत दिखाकर बोला, बिल्कुल मैडम मैं बहुत भूखा हूँ। जिसे सुनकर पूजा जीप से उतरकर सामने लगे पानी पौड़ी की दुकान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ये देख वो हवलदार दुखी होकर बोला, इनका ये रोज का हो गया यार। इतना बोल वो ऊपर हाथ जोड़कर वाला, ये बजरंग बली में आपको 2 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ूंगा, बस आप मेरी पूजा मैडम के लिए उनके पसंद के लड़के से शादी करा दो तो मेरी जान छुटे, वरना मुझे रोज इनके साथ सुबह सुबह भरे हुए पेट पर नाश्ता करना पड़ता है, रात को ऐसा ही होता है। वो हवलदार ऐसा बोल हो रहा था, तभी उसके कानों में पूजा की आवाज सुनाई देती है, रामलाल बेटे आजा, क्यों मेरे दिमाग और खराब करना चाहता है, वैसे ही घर वालों ने सारा मूड खराब किया हुआ है। जिसे सुनकर रामलाल जी मैडम बोलकर गाड़ी से उतरकर पूजा के पास जाकर खड़ा होकर बोला, सॉरी मैडम, बस आपके लिए बजरंग बली से प्रार्थना कर रहा था कि आपको आपका मनपसंद लड़का मिल जाए ताकि आप घर से अच्छे मूड से निकला करे। जिसे सुनकर पूजा उसके हाथ में डोना पकड़कर बोली, देख रामलाल मुझे पता है तू क्यों मेरी शादी करना चाहता है। जिसे रामलाल दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगता है तो पूजा अपने डोना में लेकर पहली पानी पौड़ी खाकर बोली, पर क्या ना कि अब इस दुनिया में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो मुझे पसंद आए, और जो मुझे पसंद था उसका पता नहीं क्या हुआ, शायद अब तक तो वो किसी और से शादी करके अपने लाइफ में सेटल भी हो गया, तो इसमें तुम्हारे बजरंग बली भी कुछ ना करे सके। अब पूजा की बात सुनकर रामलाल बोला, आप गलत हैं मैडम जी इस बार, क्योंकि अगर मेरे बजरंग बली ने मेरी मांग पूरी की तो फिर वो लड़का जहां भी हो वो आपके पास आ ही जाएगा पक्का। जिसे सुनकर पूजा मुस्कुराकर बोली, अच्छा अगर ऐसा हुआ हो तो मैं कमिश्नर सर से बात कर तेरा प्रमोशन करा दूंगी। जिसे सुनकर वो हवलदार के आंखों में चमक आ जाती है और पूजा को थैंक्स बोलने वाला होता है, तभी पूजा के फोन बजने की आवाज आती है तो अपने पैंट की पॉकेट से फोन निकालकर देख कॉल रिसीव करके रामलाल को चुप रहने का इशारा करके बोली, जय हिंद सर। जय हिंद पूजा, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है, कमिश्नर सर की आवाज आए फोन से। जिसे सुनकर पूजा रामलाल को गाड़ी की तरफ चालू करने का इशारा करती है करके बोली, सर छोटा बड़ा क्या होता है, काम काम होता है, आप बातों किसे गिरफ्तार करना है। इतना बोल पूजा उस दुकान वाले को पैसे देकर रामलाल के साथ वापस जीप में आकर बैठ जाती है। उसकी बात सुनकर कमिश्नर सर की आवाज आती है फोन से, गुड, मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी पूजा। अच्छा सुनो, मेरी बीवी के भाई का एक शॉप है, तुम वहां पर जाओ और एक लड़के को गिरफ्तार करना है जो उसकी शॉप पर काम करता है, मेरे साले ने बताया है उसने चोरी की है उसके पैसों की। जिसे सुनकर पूजा बोली, ओके सर आप एड्रेस भेज दो, मैं अभी उसे गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल के इसकी अच्छे से सेवा करूंगी तो सब बता देगा उसने कितने पैसे की चोरी की है। जिसे सुनकर कमिश्नर सर बोले, ओके मैं तुम्हें तुम्हारे फोन पर उस शॉप का नाम और एड्रेस भेजता हूं। जिसे सुनकर पूजा हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओके सर। और कॉल काटने के बाद पूजा अपने फोन को देखती है, कुछ देर तो उसके फोन पर मैसेज आ जाता है, जिसे देख पूजा बोली, रामलाल गाड़ी को इस एड्रेस पर ले चल। जिसे सुनकर रामलाल ऐसा ही करता है और कुछ देर में गाड़ी उस शॉप के आगे रुकता है तो अंदर से मारपीट की आवाज आ रही थी। जिसे सुनकर पूजा रामलाल के साथ गाड़ी से उतरकर बोली, ये मारपीट की आवाज क्यों आ रही है रामू। तो रामलाल बोला, मैडम जरूर अंदर कुछ गड़बड़ है। जिसे सुनकर पूजा रामलाल के साथ जब उस शॉप का डोर खोलकर अंदर जाकर देखती है तो कई लोग मिलकर लड़के को मार रहे थे, नीचे जामनी पर पड़ा हुआ था और बाकी लोग खड़े होकर उसमें लाते मार रहे थे। उनके पीछे दुकान का मालिक खड़ा था, एक मोटा सा आदमी जो उन लोगों से बोल रहा था, इस और मारो तभी ये बताएगा इसने चोरी किए हुए पैसे कहां पर छुपाए हैं। जिसे सुनकर पूछा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और सभी को देखकर बोली, रुको जाओ। लेकिन उसके बोलने पर जब कोई नहीं रुकता है तो पूजा अपनी कमर से बंदूक निकालकर बोली, मैंने कहा रुक जाओ वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। जिस सुनकर मोटा आदमी पलटकर पूजा को देखता है और फिर सभी रुकने का बोलकर पूजा के पास आकर बोला, मैडम आप सही समय पर आए हम
लेकिन वो आगे कुछ बोलता उससे पहले पूजा उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार बोली, जब तुम्हें पता था मैं आ रही हूं तो कानून को अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी। जिसे सुनकर मोटा आदमी अपने गाल पर हाथ रख लेता है सिर झुकाकर, और बाकी लोगों भी उस नीचे पड़े लड़के से दूर होकर खड़े हो जाते हैं। ये देख पूजा गुस्से से सभी देखती है, एक नज़र तो सभी जाकर अपना अपना करने लगती है। पूजा फिर नीचे बैठे लड़के को देखती है जो अब अपने मुंह और नाक से खून साफ कर रहा है। ये देख पूजा उसके तरफ कदम बढ़ाने लगती है, क्या तुमने सच में चोरी की है? जिसे सुनकर वो लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25 से 27 साल होगी, पूजा के बराबर का ही, वो अपनी सिर ऊपर करके थोड़ी नीली आंखें को से पूजा को देखता है। नम आंखों से तो पूजा के कदम वहीं रुकी जाते हैं। रियान तुम, पूजा इतना बोल सोच में पड़ जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अगली मुलाकात यहाँ और इस तरह होगी जहाँ वो उसे गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि उस पर चोरी का इल्जाम है। 2 साल पहले जब उसने आखिर बार देखा तब ये लड़का ऐसा नहीं था, आज तो पूरा चेंज हो गया, केवल इसकी ये नीली आंखें छोड़कर जिनमें वो जब भी देखती तो खो सी जाती थी। अपना नाम सुनकर रियान सामने खड़ी पुलिस वाली लड़की को देखता है तो उस देख कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है। और रियान के खुद को इस तरह देखने पर पूजा खुद के अंदर की उठ रही फीलिंग को शांति कर रियान के सामने खड़े होकर बोली, क्या तुमने चोरी की है? जिसे सुनकर रियान उसी हालत में धीरे से खड़ा होकर पूजा के आगे हाथ जोड़कर बोला, नहीं मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की। रियान की हालत देखकर पूजा का दिल कर रहा था कि उसे गले लगाकर उससे बोले, तुम कहाँ थे रियान? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं तलाश, तुम्हारे लिए ही मैंने ये जॉब की थी ताकि तुम्हें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आज जब मुझे इतने टाइम बाद मिले हो तो इस हालत में एक चोर की तरह और अपनी जॉब की वजह से तुम्हें सहारा भी नहीं दे सकती, ना गले लगा सकती हूँ। यही सोच पूजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो दूसरी तरफ चेहरा करके साफ कर लेती है। तभी शॉप ओनर बोला, मैडम इस लड़के की भूली शकल और इसकी बातों पे मत जाना, मैंने भी इसकी शकल और इसकी हालत देखकर इस जॉब दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये आदमी चोर है। आज के बाद मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, कभी किसी करीब को जॉब नहीं दूंगा अपने शॉप में। वो मोटा गुस्से से रियान को देखकर बोला। जिसे सुनकर पूजा कुछ बोलती उससे पहले रियान उस मोटे आदमी के आगे हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी मैं बजरंग बली की कसम खाकर बोल रहा हूँ, मैंने आपकी दुकान से एक पैसे की चोरी नहीं की। जिसे सुनकर वो मोटा आदमी बोला, भगवान से डर, इतना भी लालच अच्छा नहीं होता। हर बेटा तुझे पता, अभी तूने मेरे शॉप से केवल 10,000 रुपये चोरी की है, पर अगर तू ऐसा नहीं करता तो मेरी सैलरी 10,000 कर देता, क्योंकि मुझे ईमानदार लोगों बहुत पसंद है, पर तूने ऐसा करके मुझे दुखी कर दिया। मेरे लिए 10,000 इतने ज्यादा जरूरी नहीं थे जितना ईमानदार लोग, तूने मेरा विश्वास तोड़कर अच्छा नहीं किया रियान। इतना बोल वो दुखी होकर पूजा से बोला, मैडम आप इस मेरी नजरों से आगे से ले जाओ प्लीज, आज के बाद ये लड़का मेरे सामने आया तो मैं इसका खून कर दूंगा। जिसे सुनकर पूजा बोली, ओ सेठ थोड़ा आराम से, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस लड़के रियान ने ही चोरी की है? पूजा रियान की तरफ डंडा करके बोली, जो अभी हाथ जोड़े खड़ा था नम आंखों से। जिसे सुनकर मोटा आदमी बोला, मैडम ये लड़का पिछले 2 महीने से बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था, तो मुझे इस पर पूरा विश्वास हो गया था कि यह ईमानदार लड़का है, और कल मैं अपनी दुकान इसके हवाले करके गया था तो पैसे गायब हुए हैं, तो मैं कैसे पर इल्जाम लगाऊं आप बताओ? जिसे सुनकर रामलाल बोला, तो क्या बाकी लोग भी नहीं थे? जिसे सुनकर पूजा उस मोटे आदमी को देखती है तो वो बोला, नहीं कल शाम को यही अकेला था, मेरा बेटा 4 बजे ही घर चला गया था, इस बोलकर कि आज ये दुकान बंद करके जाए। जिसे सुनकर पूजा गहरी सांस लेकर बोली, आप एक बार अपने बेटे से पूछ लो सर, क्योंकि अगर मैं इस पकड़ कर लेगी और बाद में आरोप झूठा निकला तो इसकी बहुत बदनामी होगी। जिसे सुनकर मोटा सेठ जी बोले, देखो मैडम मेरा बेटा मुझसे बिना पूछे एक पैसा भी नहीं निकलता है, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है। जिसे सुनकर पूजा रियान को देखती है तो वो बस अपना सिर नीचे कर लेती है। ये देख पूजा रामलाल को इशारा करती है कि वो रियान को गिरफ्तार कर लेकर आए बाहर। जिसे समझकर रामलाल रियान के पास आकर उसके हाथों में हथकड़ी पहनाने लगता है, और पूजा अपने आंखों में चश्मा लगा लेती है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ रहा था। उसके आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसके लिए उसका काम पहले है। पूजा को जाता हुए देखकर रामलाल रियान को लेकर जाने लगता है। उसके पीछे रियान का मालिक उसे इग्नोर करके जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। दुखी होकर उसे ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि 2 महीने में इस लड़के को काम देखकर खुश था। रामलाल रियान को पीछे सीट पर बैठा कर बोला, बेटा भगाने की कोशिश मत करना वरना मैडम गोली मार देगी, बहुत गुस्से वाली है वो।
रामलाल रियान पूजा को देखकर बोला, जो आगे सीट पर बैठकर छोटे आईने से उन्हें देख रही थी। पूजा के आंखों में काला चश्मा तो रियान था, इसलिए उन्हें उसके आंखों में आंसू नहीं देखे। अपने प्यार को गिरफ्तार करना, इससे बड़ी सजा और क्या मिलेगी उसे। रियान रामलाल की बात सुनकर डरते हुए अपने हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं, मुझे गोली मत मारना मैडम जी, मेरी एक छोटी बहन, मेरे बिना उसका क्या होगा। जिसे सुनकर रामलाल बोला, हाँ तो उसकी के लिए भगाने की कोशिश मत करना, समझे। रियान हाँ में सिर हिला देता है तो रामलाल पूजा के पास आकर जीप चालू करके धीरे से बोला, मैडम बहुत सीधा लड़का, विश्वास नहीं होता, इसने चोरी की है। जिसे सुनकर पूजा उसे जीप जलाने का इशारा करती है। बस जिसे देखकर रामलाल गाड़ी को पुलिस चौकी की ओर ले जाता है। जिसे देख पूजा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर फिर से अपने आंखों से आंसू साफ करके वापस चश्मा पहनकर ऊपर आईने में रियान को देखती है, जो बहुत उदास होकर बैठा था। पूजा को पता करना होगा कि चोरी आखिर की किसने है, उसका रियान चोर तो नहीं हो सकता है, ये बात साफ है। पुलिस चौकी पूछने के बाद रामलाल रियान को लॉकअप में बंद कर देता है और पूजा रामलाल को रियान का ध्यान रखने का बोलकर बाइक से चली जाती है। सच का पता लगाने उसे पता था कि चोर कौन हो सकता है, अगर उसका शक सही हुआ ना तो उससे पूरा कोई नहीं होगा। पूजा के जाते ही वहां एक इंस्पेक्टर आता है अपनी बाइक पर और पुलिस चौकी के अंदर आकर पहले सामने कुर्सी पर देखता है तो वहां कोई नहीं था। ये देख वो साइड अपने केबिन की ओर जाते हुए बोला, रामलाल यहाँ आ मेरे केबिन में। जिसे सुनकर रामलाल, जो रियान बंद था, उस लॉकअप के पास खड़ा था, पूजा के ऑर्डर पर वो जी साहब बोलकर उस पुलिस वाले साथ उसके केबिन में चला जाता है और केबिन में आकर उस पुलिस वाले सलाम करता है तो वो पुलिस वाला अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, रामलाल तुम्हारी मैडम कहाँ है, क्या आज तुम उन्हें लेने नहीं गए या फिर वो आज छुट्टी पर है। जिसे सुनकर रामलाल बोला, नहीं साहब, वो आज सुबह हम एक लड़के को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके लाए थे तो मैडम जी शायद उसके बारे जानकारी लेने गई, शायद उन्हें विश्वास नहीं है कि उस लड़के ने चोरी की है। जिसे सुनकर वो पुलिस वाला अपना सिर ऊपर करके कंफ्यूज होकर बोला, पर पूजा को ऐसा करने की क्या जरूरत थी, हम उस लड़के के मुंह से सब सच बाहर निकलवा सकते हैं तो उसे इतना परेशान हो क्या जरूरत ही है। इतना बोल वो मन में बोला, लगता है मुझे इस लड़की की हेल्प करनी होगी इस छोटे से केस को भी सोल्व करने में। इतना बोल वो अपनी टॉप टेबल पर रख अपना डंडा उठाकर बोला, चलो मैं अभी उसके मुंह से सच को निकालता हूं। इतना बोल वो केबिन से बाहर निकल जाता है। जिसे देख रामलाल बोलना चाहता था कि मैडम ने ऐसा करने को नहीं बोला, पर समीर सर को कौन रोक सकता है, वो तो हमेशा तैयार रहता पूजा की हेल्प करने के लिए। रामलाल जब लॉकअप के बाहर से देखता है तो वो लड़का रियान एक कोने में अपने दोनों हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। समीर साहब के गई और समीर अपने हाथ में डंडा उसे देखा कर बोला, बोल तूने चोरी की है और यह वो कितने पैसे की थी। जिसे सुनकर रियान नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं साहब आपको गलत फहमी हुई, मैंने चोरी नहीं की, पक्का प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन समीर के जोर का डंडा रियान के पैर में मारता है तो रियान की दर्द में चीख निकल जाती है और वहां से साइड में खड़ा होकर अपने पैर पर हाथ रोते हुए बोला, मैंने सच में चोरी नहीं की साहब। जिसे सुनकर समीर एक और कसके डंडा रियान के पीठ में मारकर बोला, फिर से झूठ साले, तुझ जैसे को मैं बहुत अच्छे तरह से जानती हूँ, इसलिए मेरे आगे झूठ मत बोल वरना तेरे बॉडी को लाल कर दूंगा मार मार। अगला डंडा पड़ते ही रियान अपने पीठ पर हाथ रख दर्द में चीखते हुए बोला, मैंने नहीं की चोरी, छोड़ दो साहब। रामलाल ये देखकर समीर को रोकना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, अब केवल समीर को पूजा ही रोक सकती थी वरना ये लड़का हॉस्पिटल जाने लायक भी नहीं बचेगा। यही सोच पूजा के टेबल पर रखे टेलीफोन के पास आकर पूजा को कॉल कर देता है, पर पूजा कॉल नहीं उठा रही थी। दूसरी तरफ पूजा इस सब अनजान एक रेस्टोरेंट में आकर देखती है तो वहां जितनी भी टेबल थी वहां लड़का लड़की बैठकर बातें कर रहे थे, रोमांटिक। ये देख पूजा एक पल को खुद और रियान को लेकर सोचने लगती है, वो रियान के साथ यहां आएगी तो कितना खूबसूरत पल होगा उसके लिए। लेकिन एक वेटर की आवाज सुनाकर वो जल्दी से अपने सोच से बाहर आती है और उसे वेटर को चुपचाप अपना काम करने इशारा करके आसपास देखती है और फिर साइड में उसे एक थोड़ा मोटा एक लड़का हाथ पकड़े दिखाई देता है तो पूजा उसके पास पीछे लागी टेबल के कुर्सी पर बैठ जाती है उसकी तरफ पीठ करके ताकि वो उनकी बातें सुन सके। उस टेबल पर एक लड़का पूजा के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था उदास। उसने एक लड़की को बहुत मेहनत करके अपनी बताओं में फंसाया था कि वो उसके साथ डेट पर आ जाए। उस लड़की ने हाँ भी कर दी थी लेकिन अभी 2 मिनट पहले ही उसका कॉल आया कि वो उसके साथ डेट पर नहीं है आ सकती। वो लकड़ा जनता था कि उस लड़की ने उसकी हैसियत देखकर मना किया था।
वो अपने किस्मत को कोस ही रहा था, तभी सामने वाली कुर्सी पर एक खूबसूरत लड़की को बैठा देख उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये बात अलग है, उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो पुलिस वाली थी। अगर उसके मुंह कुछ गलत निकला तो ये उसे लॉकअप में बंद कर बहुत मारेगी, पर पूछने में क्या जाता है। यही सोच वो लड़का पूजा को देख कुछ बोलता उससे पहले पूजा अपने होठों पर उंगली रख उसे शांत रहने का इशारा करती है, क्यों पीछे टेबल वाले लड़के लड़की की बात सुन रही थी। जिसे देख वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, बस पूजा को देखता रहता है। बेबी आई लव यू, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी रिंग लेकर आया हूं, अपने पैसे से सिर्फ तुम्हारे लिए। वो थोड़ा मोटा लड़का अपने सामने बेटी लड़की को देखकर बोला और आगे एक बहुत खूबसूरत रिंग कर देता है। वो लड़की पहले पूरा सा मुंह बना रही थी और बार बार अपने हाथ की घंटी में टाइम देख यहां से जाने की सोच रही थी, लेकिन जैसे ही खूबसूरत रिंग अंगूठी देखती है अपने सामने बैठ इस मोटे के हाथ में, जिसके साथ वो केवल पैसे के वजह से क्यों ये मोटा उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट ला कर देता है। वो उस रिंग को उसके हाथ से लेकर अपने हाथ में पहनकर बोली, वाह फ्लश्ड बेबी, ये तुम मेरे लिए लेकर आए, कितनी की है? छोड़ो ना बेबी, कीमत क्या पूछ रही हो, तुम्हारे लाया हूं, पहन लो और अब मुझसे कोई शिकायत मत करना कि मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं देता हूं। जिसे सुनकर वो लकड़ी उसे लड़के का हाथ पकड़ उस पर किस करके बोली, थैंक्स मुझे इतना प्यार करने के लिए बेबी, पर फिर भी इसकी कीमत जानने चाहती हूँ, अपनी दोस्तों को जला सकूं कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। जिसे सुनकर वो मोटा आदमी मुस्करा कर बोला, ज्यादा नहीं बेबी, ओनली वन लिखा की। जिसे सुनकर वो लड़की अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, ओएमजी फेयरफुल फेस सचिन, तुम मेरे लिए इतनी महंगी रिंग लाए। सचिन बोला, क्या बेबी तुम्हारे लिए थोड़े हैं, बस मुझे एक लड़के को फंसाना पड़ा, बस इसका थोड़ा दुख है, बहुत सीधा है, मेरी पिता की शॉप पर बहुत मेहनत से काम करता था तो मैंने शॉप पैसे ली है, नाम उस पर लग गया होगा। जिसे वो लकड़ी शौक होकर बोली, क्या तुमने ऐसा किया सचिन, पर छोड़ो, गरीब होते ही इसलिए कि हम उनका फायदा उठा सकें। सचिन हाँ में सिर हिलाकर एक वेटर को बुलाकर खाने का वेल पे करने लगता है। तभी पूजा अपनी कुर्सी से खड़े होकर जोर जोर से ताली बजा सचिन के सामने आकर खड़ी होती जाती, सभी लोग उसे देखने लगते हैं। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, जो अपनी गर्लफ्रेंड को 1 लाख की अंगूठी रिंग दिलाने के लिए एक मासूम और ईमानदार लड़के को चोरी के इलाजम में फंसा कर ये अपनी गर्लफ्रेंड को खुश कर रहा है अंगूठी रिंग देकर। जिसे सुनकर सचिन और उस लड़की के चेहरे की पुलिस थाने के गेट से एक लड़की जिसकी उम्र पूजा के लगभग बराबर होगी और जो बिल्कुल सिंपल सदा सलवार सूट पहने पैरों में कुछ नहीं पहने भागी आ रही था और पुलिस थाने के अंदर जाने लगती है रोते हुए, जिसे देखकर वहां खड़े हवलदार हैरान थे और उनमें से एक उसे रोक कर बोले, बहन क्या हुआ, किसी ने परेशान किया था या कोई लड़का चीड़ रहा था तुझे, हमें बता, हम अभी उसे लॉकअप में बंद कर देंगे। जिसे सुनकर वो लड़की, जो भले ही गरीब जैसे कपड़े पहने हुए थी लेकिन तब भी बहुत खूबसूरत और मासूम लगती, और उस हवलदार की बात सुनकर नम आंखों से थाने के अंदर की ओर इशारा करके बोली, वो अंदर मेरा भाई को चोरी के मामले में गिरफ्तार करके लाए हैं, उन्होंने कोई चोरी नहीं होगी, वो इस नहीं है। इतना बोल वो थाने के अंदर आती है तो उसे एक लॉकअप में बहुत तेज चीखने और रोने की आवाज आती है, जिसे सुन वो लड़की उस तरफ जाते हुए बोली, भाई रियान भाई। और जैसे ही लॉकअप के अंदर का नजारा देखती है तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसके आंखें से आंसू और तेजी से निकलने लगते हैं। वहीं साइड में रामलाल भी खड़ा था, वो उस लड़की को देखकर बोला, जी आपको क्या काम है। लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर करके लॉकअप की लोहे के डंडे को पकड़कर रियान को मार रहे इंस्पेक्टर यानी समीर से बोली, माफ कर दो सर, मेरे भाई को उन्होंने कोई चोरी नहीं की, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, प्लीज सर वो मर जाएंगे। रियान को समीर ने बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटा कर उसके कपड़े निकालकर उसके पीठ पर और पैरों के तलवों पर जोर जोर से डंडे मारकर उससे पूछ रहा था, बोल वरना तुम आज मर जाएगा। रियान दर्द में चीखते हुए बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। समीर जब उस लड़की की आवाज सुनता है तो बिना उसे देखे गुस्से से बोला, रामलाल कौन है, इस यहाँ से ले जाओ जल्दी यार, आज मैं इसका मुंह तो खुलवा कर ही मानूंगा। इतना बोल वो डंडे में तेल लगाकर फिर रियान के पिटना शुरू कर देता है, जिससे रियान की चीख और तेज हो जाती है। ये देख वो लड़की वहीं घुटनों के बल बैठकर समीर के आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। रामलाल ये देख उस लड़की से बोला, बेटी इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भाई को तभी छोड़ा जा सकता है जब उसके चोरी ना करने के सबूत मिल जाएं या फिर जिन्होंने कंप्लेंट की थी वो उसे वापस ले ले तो कुछ हो सकता है, इसलिए तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो जाओ उस दुकान के मालिक के पास जहां तुम्हारा भाई काम करता था, वहीं बचा सकते अब तुम्हारे भाई को। जिसे सुनकर वो लड़की अपनी आंखों से आंसू साफ खड़े होकर बोली, आप इन्हें रोके, मैं सेठ जी को लेकर आती हूँ अभी प्लीज।
इतना बोल वो भगाते हुए चली जाती है, जिसे रामलाल और दरवाजे पर खड़े दोनों हवलदार दुखी होकर देखते हैं जाते हुए। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। रामलाल समीर को देखकर बोला, सर आप थक गए होगे, थोड़ा पानी पी लो। जिसे सुनकर समीर रुककर लंबी लंबी सांसें लेकर बोला, 5 मिनट आराम कर ले या फिर मुझे बता दे तूने चोरी की है, मैं अभी आया तब तक। इतना बोल वो अपने माथे से पसीना साफ करके लॉकअप से बाहर आकर बोला, यार बहुत जिद्दी लड़का, चोरी ही तो की है, बोलने में क्या जा रहा है, बोल दिया सजा ही तो मिलेगी, लेकिन इस तो ये मर जाएगा मेरे हाथों से। इतना बोल वो जाकर कुर्सी पर बैठ जाया है और बोतल में से पानी पीने लगता है। दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट में पूजा अब उस मोटे लड़की की कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करके इसके गाल पर लगातार 2 थप्पड़ रसीद कर बोली, साले अपने ही शॉप में चोरी करता है और बताता भी नहीं है, तेरी वजह से एक मासूम लॉकअप के अंदर है। पूजा के इस करने से वो लड़का अपने गाल पर हाथ रख बोला, मैडम जी माफ कर दो प्लीज, आगे से ऐसा नहीं करूंगा पक्का। वो लड़की साइड से जाने की कोशिश करती है तो पूजा घुरे के उसे देखकर बोली, तू इधर आ, बहुत शौक है ना तुझे लटके फंसा कर उनसे नए नए गिफ्ट लेने का। इतना बोल पूजा उस लड़की के बाल पकड़कर अपने तरफ खींचती है और फिर उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ रसीद देती है तो वो लड़की रोने जोर जोर से, जिसे सुनकर सभी अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। पूजा जिसे साथ बैठी वो लड़का बोला, मैडम इस चुप करो वरना मेरे कान खराब हो जाएंगे। पूजा जिसने भी अपने दोनों कोने को बंद कर लिया था वो उस लड़की के मुंह पर हाथ रखकर बोली, चुप हो जा मेरी माँ और तू रोना बंद कर वरना एक थापड़ और पड़ेगा। जिसे सुनकर वो लड़की अपने होठों पर उंगली रखकर रोने लगती है। पूजा ये देख गहरी सांस लेकर बोली, तुम लोग पहले मेरे साथ पुलिस थाने चलो, वहां पर पूछकर तुम दोनों के बाप से बात करनी होगी मुझे अच्छे से, चलो जल्दी। जिसने सुनकर वे दोनों अपने गाल पर हाथ रख रेस्टोरेंट के एग्जिट डोर की तरफ जाने लगते हैं। डरे हुए पूजा उन्हें डांटते हुए उनके पीछे चलने लगती है और फिर अपने सामने कुर्सी पर बैठ लड़के के पास रुककर उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, तुम लटके अच्छे इन सब चक्कर में मत पड़ो, जाओ घर अच्छे से अपनी पढ़ाई करके बड़ा करो तो एक से एक लड़की की तुम्हारी लिए लाइन आग कर खड़ा हो जाएंगी। ये सब गरीब लोगों के लिए, ये तो अमीर बाप की बिगड़ी औलादों के लिए, जिनमें से 2 में ले जा रही हूँ। पूजा मुस्करा कर मोटा लटका और उस लटकी तरफ इशारा करके बोली, जो अब बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। जिसे देख वो लटका मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला देता है तो पूजा भी वहां चली जाती है। जिसे जाते हुए देखकर वो लटका अपने सिर बालों में हाथ फेर उसे अपने दिल पर लगा कर बोला, बिल्कुल अब तो मैं बहुत मेहनत करूं और कुछ बनकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे और कोई नहीं, अब तुम ही चली। इतना बोल वो भी मुस्करा कर चला जाता है रियान के सेठ की शॉप पर। सेठ जी उस समय एक आदमी को काम समझा रहे थे, पीट, जिसे शायद उन्हें रियान के जगह काम पर रखा था आज ही। देखो बेटा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए पूछे बता दिया करो तो तुम्हें दे दूंगा करूंगा, बस बेटे चोरी मत करना, ये मुझे नहीं पसंद समझे। मैंने आज ही एक चोर को गिरफ्तार कराया है जो देखने में तुमसे ज्यादा ईमानदार लगता था, लेकिन क्या हुआ आखिर में पकड़ा गया। मोहन जी दुखी होकर बोले। जिसे सुनकर वो लटका बोला, आप मुझ पर विश्वास करो सेठ जी, मैं उस जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं एक पैसे की चोरी नहीं करूंगा पक्का। जिसे सुनकर मोहन जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, अच्छा उम्मीद तो यही करता हूं, जो भाई से काम पूछ लो। मोहनलाल एक लड़के की तरफ इशारा करके बोले, जो पुराना था वो नया लड़का उसके पास चला जाता है और मोहनलाल पलटकर अपने कुर्सी की तरफ जाने लगते हैं। तभी शॉप का डोर खोल एक लड़की भागकर आते हुए बोली, सेठ जी, सेठ जी। जिसे सुनकर मोहन जी उस तरफ देखकर बोले, हाँ बेटी बोलो तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन तभी वो लड़की मोहनलाल के पैरों में गिर पड़ती है और उनके पैर पकड़कर बोली, सेठ जी मेरे भाई को माफ कर दो ना, उन्होंने चोरी नहीं की है, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो वो इंस्पेक्टर साहब मेरे भाई को मार देंगे, वो उन्हें बहुत पीट रहे हैं। वो लड़की डरते हुए बोली। जिसे सुनकर मोहन जी उस लड़की से अपने दोनों पैरों को छोड़ाकर 2 कदम पीछे हो बोले, माफ करना बेटी, इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, तेरे भाई ने मेरे विश्वास को तोड़ा तो उसे उसकी सजा मिल रही है बस। जिसे सुनकर वो लड़की खड़े होकर बोली, मेरा भाई कभी चोरी कर हो नहीं सकता और की भी हो तो मौत की सजा देना क्या सही है सेठ जी। मोहन जी जो वापस पलटकर अपनी कुर्सी की तरफ जा रहे थे वो उस लड़की की बात सुनकर रुक कर बोले, क्या मौत की सजा। जिसे सुनकर वो लड़की हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ जिस तरह मेरे भाई को मारा जा रहा है वे ज्यादा समय तक दर्द बर्बाद नहीं कर पाएंगे। जिसे सुनकर मोहन जी बोले, क्या लेकिन वो लोग उसे इतना क्यों मार रहे हैं। पता नहीं, प्लीज आप ही अब उन्हें बचा सकते हैं सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगी, एक बेटी समझकर मेरे ऊपर ये एहसान कर दो कि मेरे भाई को बचा लो।
जिसे सुनकर मोहन जी लाल गहरी सांस लेकर बोले, अच्छा चलो, वैसे तो मैं कभी किसी चोर की मदद नहीं करता, पर तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, चलो मैं देखता हूँ उन पुलिस वालों को। इतना बोल वो कार की चाबी लेकर उस रियान की बहन को अपने कार में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पूजा अपनी बाइक से पुलिस थाने के आगे रुकती है और फिर उतर कर देखती है तो एक टैक्सी से वो लड़का और वो लड़की भी उसके पास आ जाते सिर झुकाकर, जिसे देखकर पूजा बोली, चलो अंदर और अपने अपने बाप को यहाँ बुलाओ। इतना बोल वो थाने के सीढ़ियों से अंदर जाने लगती है, जिसके बीच वे लड़का और लड़की आ रहे थे अपना सिर नीचे करे हुए। तभी रामलाल अंदर से आते हुए बोला, मैडम जी, वो समीर सर ने उस लड़के खबू मारा और अब फिर जा रहे हैं उसे मारने, ऐसा ही रहा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जिसे सुनकर पूजा शौक कर बोली, क्या लेकिन, और मुझे बिना पूछे समीर सर ने ऐसा क्यों किया? पूजा इतना बोल भागकर पुलिस थाने के अंदर जाती है और बाकी लोग उसके पीछे। पूजा उस लॉकअप के सामने आकर देखती है तो समीर रियान को बर्फ की सिल्ली पर उल्टा लेटा कर उसके सिर बल पकड़कर बोला, अब बता दे वरना तू मर जाएगा रहे। रियान फिर से ना में सिर हिला देता है तो समीर खड़ा होकर बोला, तो फिर मर। इतना बोल वो उसके पीठ पर डंडा मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लेता है। तभी एक गुस्से आवाज आती है, रुक जाओ समीर। जिसे सुनकर समीर लॉकअप के बाहर खड़ी पूजा को देखता है जो गुस्से से उसे देख रही थी। ये देख वो कंफ्यूज होकर उसे देख बोला, क्या हुआ और तुम मुझे मेरे नाम से कैसे बुला रही हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूं ना यहाँ। और ये लड़का बस बोलने वाला ही सच। इतना बोल फिर से डंडा मारने को लगता है, लेकिन तभी पूजा लॉकअप के अंदर आकर उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से डंडा छोड़ाकर दूर फेंक कर बोली, तुम नाम के सीनियर हो जबकि तुम्हें इतना नहीं पता कि किसी को मारने की एक लिमिट होती है समीर, और इसमें गिरफ्तार करके लाए थी तो एक बार मुझसे पूछ तो लेते इस मारना है या नहीं। जिसे सुनकर समीर बोला, लेकिन एक चोर को मरूंगा नहीं तो क्या करूं, और मैं तुम्हारा सीनियर इंस्पेक्टर हूं, इसलिए मुझे कुछ करने से पहले तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है पूजा। समीर भी गुस्से से बोला तो पूजा अपना सिर पकड़कर नीचे बैठकर रियान की हालत देख बोली, तुम जाओ यार, मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझना, जब देखो तब मेरे काम में टांग अड़ाते रहते हो। इतना बोल पूजा रियान के कंधे में हल्का सा हाथ रखती है तो उसी में उसकी चीख निकल जाती है। ये देख पूजा के आंखों में नमी आ जाती है और लाल आंखों से समीर को देख बोली, समीर तुम इस करना कब बंद करोगे यार? ये मुजरिम नहीं था यार जो तो मैं उसे गिरफ्तार करने गई थी, और मैंने रामलाल को बोला था कि वो इसका ध्यान रखे, लेकिन ये भी किसी काम नहीं है। अरे जब समीर इस मार रहा था तो तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? अंजना इतना बोल रियान पकड़कर बर्फ के ऊपर से उठा लेती है। रियान की हालत खड़े होने लायक भी नहीं थी, वो पूरी तरह से पूजा के सहारे खड़ा था। रामलाल बोला, मैडम मैंने आपको कॉल किया था, आपने कॉल रिसीव ही नहीं किया, और समीर सर सुनते किसी है। जिसे सुनकर समीर जो पूजा को इस लड़के को पकड़े हुए देख रहा था वो घुर के रामलाल हो देता है तो राम अपना सिर पूजा की तरफ कर लेता है। पूजा रियान का वहीं नीचे साइड में बैठा देती है आराम से, लेकिन अब वो बैठ भी नहीं पा रहा था। ये देख पूजा नम आंखों से बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। रियान जिसे सुनकर नामे सिर हिलाकर बोला, कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, आप जाओ मैं ठीक हूँ। जिसे सुनकर पूजा गहरी सांस लेकर खड़े होकर रामलाल को देखकर बोली, रामू जाओ और इसके लिए चोट पर लगाने वाली दवा लेकर आओ। जिसे सुनकर राम बोला, जी मैडम मैं अभी लाया। उतना बोल वो चला जाता है। समीर बोला, वैसे तुम्हें इसकी इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, पूजा ये मारा नहीं है अभी। जिसे सुनकर पूजा घूर के समीर को देखती है तो गहरी सांस लेकर बोला, ओके तुम्हें दिखाए जो करो, अब तुम्हारे केस बीच में आऊंगा ही नहीं। इतना बोल वो लॉकअप में से गुस्से से चला जाता है और पूजा नम आंखों से रियान को देखने लगती है। पूजा अपने कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके एक तरफ रामलाल खड़ा और दूसरी तरफ समीर एक कुर्सी पर बैठकर कॉफी पी रहा था, और उसके सामने मोहन जी का बेटा और उसकी जीएफ खड़ी थी। दोनों ने आखिर अपने अपने पिता को कॉल करके बुला लिया था। अंदर लॉकअप में रियान के सभी चोटों पर दवाई लगाकर उसे आराम से एक खटिया पर लिटा गया था और उसके एक छोटी टेबल पर जूस और फल रखवा दिए थे पूजा ने। और वो करती क्यों नहीं, आखिर उसका फर्स्ट प्यार है वो, और अब तो वो चोर भी नहीं है। पूजा एक नजर रियान को देख जो अभी आराम से लेटा था और फिर सामने खड़े मोटे लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड को देख बोली, हाँ लैला मजनू बताओ यार, और कितना टाइम लगेगा तुम दोनों के बाप के आने में? जिसे सुनकर वो लड़की बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आ रहे रास्ते में, और मेरे पिता कोई आम आदमी नहीं बल्कि इस शहर के एमएलए हैं, और देखना उनके आते ही तुम सभी उनके पैर पकड़कर माफी मांगे। जिसे सुनकर पूजा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, फ्लश्ड, ओ तेरी ये छोरी तो मल्ला साहब को बेटी निकली यार।
और नहीं क्या, वो लड़की घमंड से अपना सिर ऊपर करके बोली। जिसे सुनकर पूजा हाँ में सिर हिला, फिर रामलाल को देखकर बोली, रामू अब तो मुझे डर लग रहा यार, कहीं एमएलए सर मेरी जॉब ना खा जाए। जिसे सुनकर वो लड़की बोली, बिल्कुल खा जाएंगे, हाँ अगर तुमने मुझे छोड़ दिया उनके बोलने से पहले और उनसे मेरे पैर पकड़कर माफी मांगी तो शायद मैं उन्हें से बोलोगी तो वो तुम्हारी जॉब को नहीं खाएंगे। जिसे सुनकर पूजा जल्दी से खड़े होकर बोली, सच्ची ऐसा है तो मैं अभी आपके पैरों को पकड़ लेती हूँ राजकुमारी जी। इतना बोल वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। सभी लोग पूजा को ऐसा करते हुए देखकर हैरान। एक पल के लिए पूजा ऐसा कर देगी, लेकिन वो ये भी जानती है कि पूजा बड़े बड़े मंत्रियों से नहीं डरती तो ये वो एमएलए से क्या डरेगी। और पूजा पुलिस की जॉब कर भी रही है, इसलिए उसे जॉब जाने का डर नहीं है, क्योंकि उसके पैसे की कमी नहीं है, उसके बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है और इसलिए वो किसी से नहीं डरती, उसे बस मजा आता है पुलिस की जॉब में। समीर ये सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में एक जोर की थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है तो वो सामने देखता है, जहां वो लड़का शौक में अपना मुंह खोलेकर अपने गाल पर हाथ रख पूजा को देख जा रही थी। जिसे देखकर पूजा उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, सुन अपने पापा की परी, पहली बात पूजा सिंह किसी के बाप से नहीं डरती, फिर चाहे वो तेरा बाप एमएलए ही क्यों ना हो। और दूसरे बात देख, ये पुलिस की वर्दी जिसे दिन पहनी थी ना, उस दिन खुद से वादा किया था भले ही ये जॉब छोड़ने पड़े लेकिन कभी गलत या पावरफुल लोगे के तलवे नहीं चटूंगी, समझी। अब शांति खड़ी रहे और हाँ अपनी आंखें बंद कर, वरना लॉकअप के अंदर बंद कर इतना मरूगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। पूजा अपने सामने खड़ी लड़की आंखें नीचे करने बोलती है, जो उसे गुस्से से घूर रही थी। जिसे सुनकर वो लड़की दूसरी तरफ अपना चेहरा करके अपने आंखों में आए हंसी को साफ करके बोली, वो तो तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कोई किसके आगे झुकती। उसकी बात सुनकर सभी पूजा को देखते हैं, जो पलटकर अपनी कुर्सी की तरफ जा रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर रुक जाती है और उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। जिसे देख समीर बोला, पूजा गुस्सा नहीं और जोश नहीं बल्कि होश से काम लो। लेकिन पूजा वापस पलटकर उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है तो वो लड़की अपने गाल पर हाथ रख नम आंखों से बोली, देखो मुझसे दूर रहो वरना तुम अपनी जॉब भी नहीं बचा पाओगी। जिसे सुनकर पूजा उसके तरफ एक और कदम बढ़ाकर बोली, ओके जाने दे मेरी जॉब, लेकिन तेरा घमंड उतरना तो बहुत जरूरी है अब मुझे। लेकिन तभी थाने के मेन डोर से एक लड़की भागते हुए आ रही है। भाई रियान भाई देखो, मैं सेठ जी को लेकर आ गई। जिसे सुनकर सब उसे देखते हैं, जो डोर के पास आकर सभी को देख फिर सामने कुर्सी पर बैठे आराम से चाय पी रहे समीर को देख उसकी तरफ तेजी से आते हुए बोली, साहब अब छोड़ दो मेरे भाई, देखो मैं सेठ जी को लेकर आ गई, वो अपनी कॉम्प्लेंट वापस ले लेंगे। इतना बोल वो नीचे झुककर समीर के पैर पकड़ने को होती है तो समीर ये देखकर अपने दोनों पैर ऊपर कर कुर्सी पर बैठकर बोला, अरे देवी जी आप ये क्या कर रही, मेरे पैर मत छुओ यार, मैं अभी सिंगल हूँ और हाँ मैं तुम्हारे भाई का केस नहीं देख कर रहा, तुम उसे मैडम के पास जाओ। समीर अपने महू के इशारे से पूजा की तरफ इशारा करता है। समीर की हालत देख वहां खड़े संभी हवलदार हंसने लगते तो पूजा सभी को घूर के देखती है। वो लड़की समीर की बात सुनकर खड़ी हो पूजा को देख उसके तरफ हाथ है तो समीर चैन की सांस लेकर कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है। लेकिन अब पूजा के पीछे पड़ गई रियान की बहन। पूजा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, देखो पैर मत छूना और मैं तुम्हारे भाई को छोड़ने वाली हूँ। इतना बोल वो अपने टेबल पर बैठकर पैरों को दूर कर लेती है। जिसे देखकर रियान की बहन खुशी से अपने आंखों से आंसू साफ करके बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। जिसे सुनकर पूजा अपने तरफ उंगली करके बोली, तुमने मुझे बहन जी बोला। इतना बोल वो बाकी सबको देखती है घूर के, जो खुद की हंसी कंट्रोल कर रहे थे मुंह छुपाकर। वो लड़की हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ आप लड़की हो तो बहन जी बोलोगी ना, भाई साहब तो नहीं बोल सकती। पूजा अपना मुंह खोले बोली, नहीं नहीं भाई साहब मत बोलना, उससे अच्छा तो बहन जी ही ठीक है, या तुम मुझे मैडम जी बोल सकती हो। जिसे सुनकर रियान की बहन हाँ में सिर हिला देती है। तभी लॉकअप में रियान की आवाज आई, छोटी तो यहाँ क्यों आए। जिसे सुनकर वो लड़की लॉकअप की तरफ जाने लगती है तो पूजा राहत की सांस लेकर वापस अपने कदम नीचे रखकर रामलाल से बोली, छोड़ दो रियान को। जी मैडम। इतना बोल रामलाल चला जाता है। रियान की बहन जब लॉकअप में अंदर जाकर अपने भाई की हालत देखती है तो वो रोते हुए उसके गोद में सिर रखकर नीचे बैठ जाती है। भाई आप ठीक तो है ना। जिसे सुनकर रियान अपनी आंखें खोलकर दर्द में फिर अपना हाथ उठाकर अपनी बहन के सिर पर हाथ रखकर बोला, छोटी रो मत, मैं ठीक हूँ। नहीं भाई आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक है, चलो यहाँ से। इतना बोल रियान की बहन खुशबू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कंधे पर रख उसे खड़ा करके बाहर लाने लगती है। लॉकअप के बाहर आकर रियान सामने खड़े अपने सेठ के आगे हाथ जोड़ कर लेता है। मुझे माफ कर देना सेठ जी।
जिसे सुनकर सेठ हरिराम बस हाँ में सिर हिलाकर बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें सजा मिल चुकी है, अब तुम जाओ, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता है। इतना बोल पूजा को देखता है तो मुस्कुरा कर बोली, इसकी जरूरत ही नहीं सेठ जी, क्योंकि आपके आने से पहले ही मैंने असली चोर को पकड़ लिया था जिसने चोरी की थी, और वो रहा, वो मिल लो उससे। पूजा साइड में खड़े उस मोटे लड़के सोनू की तरफ हाथ करके बोली। तो सेठ हरिराम और सभी लोग उस मोटे लड़के सोनू और उसके साथ खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड टीना को देखते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आज कॉलेज भी गए? हरिराम बोला। तो पूजा अपनी कुर्सी रियान के पास रख उसे उस पर बैठा कर बोली, देखो अब तुम बस बैठ कर। इतना बोल पूजा मुस्कुराते हुए पलटकर हरिराम से बोली, मैं बताती हूँ कि आपका महान ये बेटा कॉलेज क्यों नहीं गया और मैंने इस यहाँ क्यों लेकर आए। मैडम आप कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोलो ना। हरिराम बोला। तो पूजा सोनू के पास आकर बोली, आपका बेटा कॉलेज में नहीं बल्कि अपनी इस लड़की के साथ एक टॉप क्लास रेस्टोरेंट में था और इस एक रिंग भी दे रहा था। इतना बोल पूजा अपने हाथ में रिंग को सभी को देखती है। मुझे वापस दो। टीना पूजा के हाथ में वो 2 लाख की रिंग देख बोली। तो पूजा उसे आंखें दिखाकर बोली, चुपचाप खड़ी रहो, इसके बाद तुम्हारा भी नंबर रुक जाओ। पूजा फिर वो रिंग हरिराम को देखा कर बोली, लो ये रहे आपके 2 लाख रुपए, जिसमें 10,000 वो है जिसका इल्जाम अपने इस लड़के रियान पर लगाया जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था सेठ जी, और चोरी करने वाला वो रहा। पूजा हरिराम के बेटे को तरफ इशारा करके बोली, हाथ से। हरिराम सेठ अपने हाथ में इतनी महंगी रिंग लेकर फिर अपने बेटे को गुस्से से देखकर बोला, तो तू है जो शॉप के में पैसे निकाल लेता है और मैं हर बात किसी लड़के को भगा देता है, जॉब से नालायक। जिसे सुनकर वो मोटा लड़का अपना सिर नीचे करके बोला, सॉरी डैड, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड टीना को खुश करना चाहता था बस। जिसे सुनकर हरिराम गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोले, नालायक लड़के, इन सब के लिए तूने पता नहीं कितने पैसे खर्च कर दिए, बता मुझे, और कौन है ये लड़की? इतना बोल वे अपने बेटे के पास आकर उसके गाल पर तो दिन था थप्पड़ रसीद कर बोला, ना चुप क्यों खड़ा है गधे? वो ये टीना जिससे मैं प्यार करता हूँ और ये मुझसे। सोनू आगे कुछ बोलता उससे पहले टीना बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं करती आपके बेटे से कोई प्यार अंकल जी, और मेरी सोच इतनी बुरी नहीं। जिसे सुनो हैरानी से अपने पास खड़ी लड़की को देखकर बोला, ये तुम क्या बोल रही हो बेबी, मैंने तुम्हें कितना कुछ दिया, भूल गई क्या? सोनू नम आंखों से बोला। तो टीना चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो क्या कोई एहसान किया? अरे बदले में भी तुम जैसे लड़के से साथ घूमती थी, हैंडसम लड़कों को छोड़कर जिनकी मेरे पीछे लाइन लगी, समझे? इतना बोल बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। सोनू उसे नम आंखों से देखता है तो उसके पिता हरिराम उसे गुस्से से घूरे जा रहे थे और पूजा को देख बोले, मैडम आप इस भी लॉकअप में बंद करो और इस मत छोड़ना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पूजा हाँ मैं सिर कर बोली, वो तो करना ही होगा, वरना फिर ये इसी गलती करेगा जहां ये इस तरह की लड़कियों के पीछे अपने ही घर से चोरी करेगा और इल्जाम किसी निर्दोष पर लगेगा। पूजा रियान को देखकर बोली। तो हरिराम सेठ रियान के पास आकर अपने हाथ जोड़कर बोले, बेटे मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या बोलूं तुमसे। रियान उनके दोनों हाथ पकड़कर नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं इसकी जरूरत नहीं सेठ जी, और मेरी मैंने तो अपने बेटे के साथ भी ऐसा मत कीजिए, वो नादान है और अगर आप ही उसे इस समय सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो निराश और उदास है तो वो टूट जाएगा। रियान सोनू को देख बोला जो नम आंखों से उन्हें देख रहा था, बेटे इसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है और तुम उसे ही सजा से बचा रहे हो। हरिराम जी बोले। तो रियान गहरी सांस लेकर बोला, मैं तो बस एक बाप को रोक रहा हूं जहां वो अपने बेटे की नजरों में बुरा बन सकता है, आप उसे समझाएं और घर ले जाओ। इतना बोल रियान खड़ा होकर धीरे से खुशबू को चलने का इशारा करता है तो खुशबू आकर उसे पकड़ लेती है और सामने खड़े सेठ जी को उदास चेहरा देखकर फिर अपने भाई को ले जाने लगती है। रुको मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं, पूजा रियान की हालत देख बोली। तो रियान मुस्कुराकर उसके आगे हाथ जोड़कर बोला, नहीं मैडम जी इसकी जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। इतना बोल वो धीरे धीरे कदमों से खुशबू की मदद से थाने से बाहर जाने लगता है और सभी उदास होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। पूजा को बहुत बुरा लग रहा था और साथ में खुद पर गुस्सा आ रही थी कि उसके होते हुए उसके रियान के साथ ये सब हो गया। कुछ दिन बाद शाम का समय, पूजा वापस ड्यूटी से घर जा रही थी बाइक से, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपनी बाइक को मोड़ देती है। कुछ देर बाद उसकी बाइक सेठ हरिराम को शॉप के आगे रुकती है और वो बाइक से उतरकर शॉप के अंदर जाती है तो हरिराम उसे देख अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोले, मैडम जी आप यहाँ। पूजा हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ आप बैठो।
हरिराम अपनी कुर्सी पूजा की तरफ करके बोली तो पूजा शॉप में काम कर रहे लड़कों में रियान जो देखने लगती है और उसकी पर बैठ जाती है। हरिराम एक लड़के को बोला कर बोले, राम बेटे जाओ मैडम के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। जी सेठ जी, इतना बोल वो चला जाता है तो पूजा उसे जाते हुए देख फिर हरिराम से बोली, सेठ जी क्या अब रियान नहीं आता आपकी शॉप पर काम करने। इतना बोल वो हरिराम के चेहरे को गौर से देखने लगती है तो हरिराम गहरी सांस लेकर बोले, नहीं मैडम जी वो लड़का रियान फिर कभी नहीं आया यहाँ। क्या आप भी उससे मिलने नहीं गए? पूजा बोली। तो हरिराम जी बोले, नहीं मुझे नहीं पता कि वो जहाँ रहता है वरना मैं जरूर उसके घर जाकर उसके पूरे परिवार के आगे उससे माफी मांगता मैडम और उससे कहता कि वो अब मेरी शॉप पर वापस आ जाए। जिसे सुनकर पूजा कुछ सोचकर खड़े होकर बोली, अच्छा तो मैं चलती हूँ। मैडम आपका जूस। वो लड़का अपने हाथ में एक गिलास जूस लाकर बोला। तो पूजा मुस्कुरा कर उसके बोली, तुम पी लो मेरी तरफ से। इतना बोल वो चली जाती है और वो लड़का अपने सेठ को देखता है तो मुस्कुरा कर बोले, देख क्या रहे हो पी लो। वो लड़का मुस्कुरा कर जूस पीने लगता है। पूजा शॉप से बाहर आकर अपनी बाइक पर बैठते हुए बोली, तुम कहाँ रहते हैं रियान में तुम कब से ढूंढ रही हो। इतना बोल वो गहरी सांस लेकर अपनी बाइक पर बैठकर हेलमेट लगाकर बाइक चालू कर तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगती है। रात के समय रोड खाली था। पूजा अपनी बाइक को तेजी से ले जा रही थी तभी वो दिखती है कि कुछ लोग किसी को मार रहे हैं। पूजा ये देख बाइक रुकती है और फिर वापस पीछे मुड़कर उन सभी लोगों के पास आते हुए बोली, यहाँ क्या हो रहा है। उसकी आवाज सुनकर एक आदमी पीछे पलटकर पूजा को चाकू दिखाकर बोला, निकल जा यहाँ पुलिस वाली वरना तुझे भी मार देंगे। पूजा अपनी बाइक वहीं खड़े करके अपने बंदूक निकालकर बोली, तू मुझे मरेगा। लेकिन तभी वो देखती है एक वे 4-5 गुंडे लोग एक लड़के को घेर कर खड़े थे। उसे लड़के के हाथ में कुछ पैसे थे और वो उन्हें कसके पकड़े हुए था और वो कभी डरा हुआ भी लग रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी अपने अपना एक हाथ उसके कंधे पर एक दूसरा हाथ में चाकू उसके पीठ में मारने वाला था। पूजा के हाथ में बंदूक देख वे सभी एक दूसरे को देखते हैं तभी एक आदमी अपने कमर के पीछे से बंदूक निकालकर उसे पुछ की तरफ करके बोला, ओ मैडम निकल यहाँ से। समझी क्या तुझे हम लोगों को मारने के लिए अपनी सरकार से परमिशन लेनी होती है और हम किसी की परमिशन की जरूरत नहीं समझी। पूजा जो उसे लड़के को देख रही थी जो बहुत डरा और घबराया हुआ लग रहा था फिर अपने सामने खड़े आदमी के गाल पर एक जोर का मारकर उसके हाथ से बंदूक लेकर लेती है और वो आदमी बस देखता ही रह जाता है। पूजा अब अपने दोनों हाथ में बंदूक लिए हुए थी जिसे चारों लोग देखते हैं और फिर वो चाकू वाला आदमी पूजा के हाथ में चाकू फेंक कर मारता है तो पूजा के हाथ से बंदूक नीचे गिर पड़ती है। पूजा दर्द में अपना हाथ को देखती है जहां से खून निकल रहा था और फिर वो सभी को दिखती है तो अब वे लोग पूजा को चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए थे। अब तो गई पुलिस वाली। एक आदमी हंसते हुए बोला, हम तो पैसे के लिए उसे मार रहे थे लेकिन अब उसे छोड़ हम तुझे मारेंगे। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला तो तीसरा बोला, लेकिन आप चिंता मत करना, आपको मारने से पहले हम आपके साथ खूब मजे करेंगे और आप भी हम चारों के साथ खुश हो जोगी। इतना बोल वो आदमी भी हंसने लगता है। पूजा दूर खड़े रियान को देखती है जो अपने कदम पीछे ले रहा था। तुम डरपोक नहीं हो रियान, आज तुम्हें मुझे बचाने की हिम्मत दिखाने होगी। मेरा रियान कमजोर नहीं था। पूजा ये सोच ही रही थी तभी एक आदमी पीछे उसके करीब आकर उसके मुंह पर हाथ फिर इसके पीछे से बाहों में भरकर बोला, पहली बार मजाएगा आएगा, तू तो बहुत मस्त है। पूजा ये देखकर अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है तो वो नम आंखों से रियान को देखती है जो पलट कर जाने लगा था वहां से। रियान प्लीज बचाओ मुझे, पूजा नम आंखों से जोर से बोली तो रियान के कदम वहीं रुक जाते हैं। तभी एक और आदमी उसका हाथ पकड़ कर बोला, मैडम जी आप भी ना कैसे अपनी हेल्प के लिए बोला रही हो, वो बेचारा खुद की जान तो बचा नहीं सकता, हमसे आपको क्या बचाया। इतना बोल वो उसने लगता है, रियान बचाओ मुझे, पूजा फिर बोली। तभी एक आदमी पीछे के होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो पूजा अपनी आंखें बंद करके बोली, रियान बचा लो अपनी पूजा को। बाकी 3 लोग जोर जोर से हंस रहे थे और वो आगे खड़ा आदमी अपने होठ पूजा के होठों के पास लाकर उन्हें चूमने वाला ही था तभी दर्द में उसकी चीख सुनाई देती है। पूजा जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो उसके आगे खड़ा आदमी अपने सिर के पीछे हाथ रख दर्द में नीचे गिर पड़ता है और फिर सबकी नजर रियान पर जाती है जो एक लोहे का डंडा लिए खड़ा था अपने हाथों में। पूजा नम आंखों से मुस्कुरा कर उसे देख बोली, मेरा रियान, ये क्या किया तूने साले। अपने साथी को नीचे पड़ा हुआ देखकर एक आदमी गुस्से से रियान को मारने के लिए भागता है। सॉरी मैंने कुछ नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो।
इतना बोल रियान साइड में रखी कार के पीछे खड़ा हो जाता है। रियान की बात सुनकर वो आदमी घूमकर उसकी तरफ आते हुए बोला, साले एक आदमी को तूने मार दिया और बोल रहा है मैंने क्या किया। रियान जल्दी से दूसरी तरफ भागकर आते हुए बोला, नहीं नहीं सच्ची मैंने कुछ नहीं किया भाई, वो तो गलती से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो आदमी गुस्से से रियान को देखता है, दोनों के बीच में कार थी। तुम लोग वहां क्यों खड़े हो, पकड़ो साले को, हम भी इसे गलती से मार देते हैं। जिसे पूजा को पकड़े दो आदमी उसे छोड़कर रियान को पकड़ने को लिए भगाते हैं। मम्मा बचाओ मुझे, रियान रोते रोनी सी शकल बनाकर कार के ऊपर छत का ऊपर देखकर बोला। नीचे बाकी तीनों गुंडे खड़े होकर उसे गुस्से से घूरे जा रहे थे। पूजा ये सब मुंह खोले देख रही थी, ये क्या था यार, ये लड़का इन लोगों से इतना क्यों डर रहा है। ओ नीचे आ वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। जिसे सुनकर रियान नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं मुझे नहीं आना, तुम लोग मारेंगे। और क्या तेरी पूजा करेंगे साले, नीचे, वो आदमी गुस्से से बोला। तो रियान रोनी सी शकल बनाकर ऊपर देखकर बोला, बजरंग बली बचा लो यार, अगर मैं आ बच गया तो पक्का आपको सुबह पूरे 10 रुपए के लड्डू चढ़ूंगा। साले तू इस नहीं मानेगा। इतना बोल वो आदमी कार के ऊपर चढ़ने लगता है पीछे से और एक आगे से, ये देख रिया कार से कूद जाता है। रियान, पूजा उसे ऐसा करते हुए देखकर बोली, मर गया रहे। रियान नीचे जमीन पर लेटकर बोला, अपने घुटनों को पकड़कर। ये देख वे आदमी भी नीचे आकर रियान को घेर कर बोले, अब कहाँ जाएगा बचकर साले। इतना बोले एक आदमी नीचे पड़ा लोहे का डंडा उठाकर रियान के सिर पर उसे मारने को होता है तो रियान डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर उसके कानों में फाइट करने की आवाज आती है, जिसे सुन वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो पुलिस मैडम जिसे बचाने के लिए उसने उस आदमी के सिर पर डंडा मारा था, वो एक आदमी पेट में लात मार उसे दूर फेंक देती है, जो जाकर कार में लगता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देख रियान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो पुलिस वाली मैडम दूसरे आदमी का हाथ पकड़ लेती है जो उसे मारने वाला था और उसका हाथ मोड़कर उसके पेट मुक्का मारती है तो वो अपने मुंह से खून की उल्टी कर वही गिर पड़ता है। पूजा फिर तीसरे आदमी को देखती है तो वो डर से कांप रहा था और अपने में ही पेशाब कर देता है, जिसकी देख पूजा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और वो आदमी रोनी सी शकल बनाकर अपना सिर नीचे करके देखता है और फिर वहां से भाग जाता है। पूजा ये देख गहरी सांस लेकर रियान के पास आकर खड़ी हो जाती है जो उसे शौक होकर देख रहा था। तुम पूरे कंधे हो यार। इतना बोल पूजा नीचे बैठकर उसके पैर को देखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो रियान जल्दी से अपने पैरों को पीछे करके बोला, अरे अरे मैं ठीक हूँ मैडम जी। लेकिन पूजा जब उसे आंखें दिखाती है तो रियान कुछ नहीं बोल पाता है। पूजा फिर उसके पैर को देख बोली, तुम्हें चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। नहीं ये ठीक, हॉस्पिटल क्यों। लेकिन पूजा के आंखें दिखाने पर वो फिर से चुप हो जाता है और फिर पूजा उसके खड़े होने में हेल्प करती है तो और उसे अपनी बाइक पर पीछे बैठाकर बाइक चलो करके बोली, अच्छे से पकड़ना मुझे। जिसे सुनकर रियान अपने कांपते हाथों को उसके कंधे पर रख लेता है। जिसे देख पूजा गहरी सांस लेकर उसके दोनों हाथों को कमर पर रखकर बोली, अब अच्छे पकड़े रहना। इतना बोल वो हेलमेट लगा बाइक को आगे बढ़ा देती है स्पीड से और जिसके झटके से रियान पीछे को होता है तो वो डर के वजह से जल्दी से पूजा को पीछे से अपने बाहों में भर लेता है, जिसका एहसास होते ही पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रियान, क्या तुम मुझे जानते हो। हाँ बिल्कुल, पूजा की बात सुनकर रियान बोला तो पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी रियान बोला, आप एक अच्छी पुलिस वाली है। जिसे सुनकर पूजा के चेहरे की मुस्कान चली जाती है। अच्छा तो तुम्हें यही पता है मेरे बारे में और कुछ। और क्या आपको, तो मैं तब से ही जानता हूं ना जब से अपने मुझे गिरफ्तार किया था। वैसे मैडम एक बात है कि हर पुलिस वाला अच्छा नहीं होता है। बताओ आपके जाने के बाद सर ने मुझे कितना मारा था। 2 दिन में बेड पर पड़ा रहा था और फिर जब पता चला कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो नकद में काम करने आया था। पूजा उसकी बात सुन रही थी। तभी रियान कुछ याद करके बोला, मैडम जी मुझे घर जाना होगा, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी और पता नहीं वो पागल कहाँ कहाँ मुझे ढूंढ रही होगी। रियान परेशान होकर बोला। तो पूजा बोली, लेकिन तुम्हारी चोट। अरे छोड़ो ना मैडम जी, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज बाइक को वापस मोड़ दीजिए, रोक दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। जिसे सुनकर पूजा बोली, नहीं नहीं मैं छोड़ने चल रही हूँ ना तुम्हें। इतना बोल वो बाइक को मोड़ देती है वापस दूसरी तरफ।
एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर एक टैक्सी रुकती है जिसमें कुछ लोग उतरकर एक लड़की को पकड़ जबरदस्ती उस फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। एक आदमी उस लड़की मुंह पर हाथ रखे उसके हाथ पकड़े हुआ था और दूसरा उसके पैरों को पकड़े हुए था। वो टैक्सी वाले के साथ एक आदमी चल रहा था उनके पीछे और वे दोनों फैक्ट्री का डोर लगा देते हैं। वो दो लोग फिर वो लड़की छोड़ देते हैं तो लड़की जो खुशबू थी रियान की बहन, वो रोते हुए उन चारों लोगों के आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे भाई को ढूंढने जाना है। जिसे वे चारों लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। पूजा रियान के कहने पर उसे एक घर के आगे उतार देती है जो एक रूम जैसा था, देखने में बहुत छोटा। रियान बाइक से उतरकर घर के अंदर जाते हुए बोला, छोटी छोटी। तो उसे कोई मिलता है ये देख वो परेशान होकर बोला, ये कहाँ चली गई। पूजा इसके पीछे आकर उसे छोटे से घर को देखती है जहां एक रूम जैसी जगह थी, उसी में खाना और सोना था। साइड में एक पर्दा डाली थी, वो शायद उनकी बाथरूम थी। रियान तो उसकी सोच भी ज्यादा गरीब है, ये लोग कैसे जी रहे हैं। तभी रियान परेशान होकर उसके पास आकर बोला, मैडम जी प्लीज मेरी बहन को ढूंढो ना, पता नहीं वो कहाँ चली गई। इतना बोल वो पूजा के आगे हाथ जोड़ लेता है तो पूजा उसके हाथ नीचे करके बोली, रियान इसकी जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को जल्दी जल्दी दुआओं कर लेकर आती हूँ। इतना बोल वो पलट कर जाने लगती है और रियान परेशान वही घर के डोर पर बैठ जाता है उदास। कुछ देर बाद पूजा खुशबू की तलाश में पूरे शहर में उसे ढूंढती हुए उस फैक्ट्री के बाहर अपनी बाइक रुकती है तो उसके पीछे बैठा आदमी बाइक से उतर कर बोला, हाँ मैडम वो ही टैक्सी है जिसमें एक लड़की को ले जाया जा रहा था। जिसे सुनकर पूजा उस फैक्ट्री के डोर के पास आकर बोली, लेकिन यहाँ कहाँ लाया होगा और ये तो बंद है। इतना बोल वो पलट कर जाने लगती है, तभी उसे अंदर किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके सामने खड़ा आदमी बोला, मैडम जी। पूजा पलटकर उस डोर के पास आकर अंदर से आवाज सुनने लगती है, छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। छोड़ देगे इतनी भी जल्दी क्या, पहले हम सभी को खुश तो कर दे। भाई रियान भाई। पूजा ये नाम सुनती है तो वो समझ जाती है कि अंदर रियान की बहन ही है। यही सोच वो गुस्से से वापस पलटकर बोली, डोर खोल दो। इतना बोल वो अपनी बाइक चालू कर लेती है और वो आदमी डोर खोलने लगता है। तभी पूजा पूरी स्पीड से बाइक को रेस देकर आती है तो वो आदमी साइड में जाता है और कुछ डोर तोड़ते हुए अपनी अपनी बाइक लेकर अंदर चली जाती है तो अंदर तीन लोग खड़े और एक आदमी रियान की बहन को नीचे लेटा कर खुद उसके ऊपर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर पूजा गुस्से से बाइक उनकी तरफ जाने लगती है। कौन है वे? एक आदमी पूछे पलटकर देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी जो जाती है। बाकी दो लोग भी शौक में और वे आगे से हटने लगते हैं। नीचे लेटा आदमी वो ये देखकर खड़ा होकर भगाने लगता है तो पूजा उसके पीछे अपनी बाइक भगाने लगती है और बाकी तीन लोग उसके आगे भाग रहे थे। पूजा बाइक चलाते हुए पहले उसी आदमी के पैर में गोली मार देती है और फिर बाकी तीनों के सभी नीचे गिर पड़ते हैं। पूजा फिर अपनी बाइक रोककर अपने कमर से बेल्ट निकालकर उन्हें वही मारने लगती है बुरी तरह से। सालों बहुत हिम्मत बढ़ गई है, तुम्हारी लड़की को किडनैप करके उसका रेप करोगे। छोड़ दो मैडम हमें। खुशबू ये देखकर खड़े हो जाती है डरते हुए और अपने कपड़ों को सही करने लगती है। पूजा उन सभी की एक नासून मार मारकर उनकी हालत खराब कर अपने साथ आए आदमी से बोली, पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करो। जी मैडम जी। इतना बोल वो अपने फोन से कॉल कर दोनों को बुला लेता है। पूजा वापस पलटकर अपना बेल्ट वापस लगाकर गुस्से में खुशबू से बोली, तुम पागल हो क्या, इतनी रात को तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। खुशबू रोते हुए अपना सिर नीचे करके बोली, सॉरी मैडम जी, मैं तो बस भाई को ढूंढने। तो पूजा गुस्से में उसे थापड़ मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लेती है, जिसे देख खुशबू डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देख पूजा गहरी सांस लेकर बोली, प्यार से उसके गाल को छू कर बोली, देखो डरो मत, लेकिन समझने की कोशिश करो, तुम बच्ची नहीं हो अब और तुम्हारा भाई कहीं नहीं जाएगा, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, पर तुम रात के समय घर से बाहर मत जाया करो। जिसे सुनकर खुशबू बोली, पर मेरी लाइफ में वो ही अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। इतना बोल उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो पूजा उसे अपने गले लगाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा सॉरी बच्चा, लेकिन फिर भी अपने भाई के लिए ऐसा आगे से मत का करना, वो भी तुम्हें ना देखकर बहुत डर गया था। भाई घर पर आ गए मैडम जी, खुशबू बोली तो पूजा हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इतना बोल अपनी बाइक पर बैठकर उसे चालू बैठ जाती है और खुशबू उसके पीछे आकर बैठ जाती है। पूजा वहां से बाइक आगे बढ़ा देती है रियान के घर की तरफ। पूजा कुछ सोचकर बोली, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बच्चा।
खुशबू, नाइस नेम। पूजा खुशबू के मुंह से खुशबू नाम सुनकर बोली। अच्छा खुशबू, तुम मुझे बता सकती हो रियान के बारे में? जिसे सुनकर बाइक पर पीछे बैठी खुशबू कंफ्यूज हो जाती है और फिर कुछ सोचकर बोली, भाई के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर वो 2 साल पहले जब से मेरी लाइफ आए है तो उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ। पूजा हैरान होकर बोली, मतलब तुम रियान की सगी बहन नहीं हो? खुशबू नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं तो मैडम जी, मेरे पूरे परिवार को कुछ लोगों ने मार दिया था और वे लोग मेरी भी इज्जत लूटना चाहते थे। मैं उनसे भाग रही थी रात के समय। उस समय भाई रोड साइड चुपचाप उदास बैठे हुए थी। मैंने उनसे से मदद मांगी तो वो मुझे वहां से भगाकर यहाँ लेकर आ गए। पूजा हाँ में सिर हिलाकर बोली, ओ ऐसी बात है तो क्या रियान ने कभी तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया? खुशबू उदास होकर बोली, वे भुला क्या बताते जब उन्हें खुद याद नहीं था कि वो खून, वो तो उनके हाथ पर रियान नाम लिखा था, इसलिए मैं जान गई कि उनका नाम रियान है। और उन्हें 2 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका परिवार कहाँ, कुछ भी। खुशबू उदास होकर बोली, तो पूजा हैरान हो जाती है कि रियान अपना पास्ट भूल चुका, यानी उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है। तभी रियान के घर आगे पूजा जैसे ही बाइक रुकती है तो खुशबू बाइक से उतरकर घर के डोर पर खड़े रियान के पास जाते हुए बोली, भाई, और जाकर उसके गले लगकर रोने लगती है। पूजा ये देख बाइक वहीं खड़ी कर उनके पास आ जाती है। रियान खुशबू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, छोटी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है इस तरह? इतना बोल वो पूजा को देखता है तो पूजा आसपास देखकर बोली, अदन बताती हूँ। जिसे सुनकर रियान खुशबू के साथ अंदर चला जाता है और पूजा अंदर अंदर आकर पूजा अपने लिए बैठने की जगह देखती है तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर वो बैठ सके। ये देखकर खुशबू अपने आंखों से आंसू साफ करके एक चादर नीचे बिछा देती है जिस पर मुझे मुस्कुरा कर बैठ जाती है और रियान और खुशबू को भी बैठने का इशारा करती है तो रियान वही बैठ जाता है और खुशबू बोली, मैडम जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना बोल वो चली जाती है वहां से। शायद वो बचना चाहती थी कि उसके भाई को पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। पूजा ये बात समझ रही थी, इसलिए वो गहरी सांस लेकर रियान को बताती है कि खुशबू उसे किस हाल में मिली तो रियान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोला, सॉरी, यह सब मेरी वजह से हुआ, मैं अपने बहन का ध्यान नहीं रखा सका। जिसे सुनकर पूजा उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करती है और फिर खड़े होकर जाने लगती है तो रियान खड़ा होकर उसके आगे हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं होती तो मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या हो गया होता। पूजा जिसे सुनकर पलटकर रियान को मुस्कुरा कर देख बोली, कोई बात नहीं, मेरा काम है ये और मुझे कुछ खुशी है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकी। तभी खुशबू पूजा के पास आकर बोली, मैडम जी पानी। पूजा मुस्कुराकर उसके चेहरे को छू कर बोली, नो थैंक्स, पर मेरी बात याद रखना, आगे से रात में बिल्कुल भी बाहर मत जाना अकेले। खुशबू मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है तो पूजा एक नज़र रियान को देख जो उसे ही देख रहा था, फिर वापस पलट तेज कदमों से चली जाती है। शायद उसके आंखों में आंसू आ गए थे जिन्हें वो रियान से छुपा रही थी। खुशबू पूजा को जाते हुए देखकर बोली, मैडम जी बहुत अच्छी है ना भाई? रियान हाँ में सिर हिला देता है तो खुशबू कुछ सोचकर मुस्कुराकर बोली, वैसे भाई आप इन्हें मेरी भाभी। इतना बोल वो रियान को देखती है तो रियान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। शैतान लड़की, बोलने से पहले सोच तो लिया कर। इतना बोल वो खुशबू को पकड़ने के लिए भागता है और खुशबू उसके आगे। अरे भाई, सोचो तो कितना अच्छा होगा, मेरी भाभी पुलिस वाली होगी। फिर वही बात रुक में बताता हूँ तुझे अभी। इतना बोल रियान उसके पीछे भाग रहा था। घर का डोर खोला हुआ था तो पूजा अपने बाइक पर बैठी ये सब देख मुस्कुरा रही थी और फिर वहां से चली जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कब उसकी मुस्कान आंसू में बदल जाती है उसे पता नहीं चलता है। उसने जिससे प्यार किया वो ये लड़का तो है, पर उसे कुछ भी याद नहीं, सब भूल गया वो उसे भी और उनके प्यार को भी। यही सोच पूजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।